अगर आप राजनीति में जरा भी दिलचस्पी रखते हैं तो आप भारतीय राजनीति के उस दौर से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे जो कि बेहद उथल पुथल भरा रहा था। जी हां, पिछली सदी का आखिरी दशक और इस सदी के शुरुआती कुछ साल, और इस पूरे सियासी दौर में सबसे ज्यादा अहम किरदार अगर कोई था तो वो थे वीपी सिंह, चंद्रशेखर और सोनिया गांधी। इन तीनों ही शख्सियतों के इर्द गिर्द इस वक्त एक किताब बहुत ज्यादा चर्चा में है। किताब का शीर्षक भी है वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं। इस किताब को लिखने वाले लेखक वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारती जी हैं। संतोष जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे इस किताब को लेकर के बेहद बेबाकी से और सीधी बातचीत हम करेंगे, क्योंकि इस किताब में बेहद चौंकाने वाले और कई अहम दावे किए गए हैं उस दौर के बारे में। संतोष जी, बहुत स्वागत आपका। संतोष जी, हम इस किताब के बारे में, इसकी डिटेलिंग के बारे में, इसमें जिस प्रसंग और जिन घटनाक्रम का आपने जिक्र किया है उस पर हम बात करें, उससे पहले तो मैं बहुत बेसिक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि लोग आपकी ये किताब पढ़ें क्यों? इस सवाल का अगर मुझे उत्तर देना हो तो मेरा उत्तर ये है कि ये उन सालों को उकेरती है, उन सालों को सामने लाती है जो साल भारत के राजनीतिक इतिहास से ज़बरदस्ती गायब कर दिए गए हैं। वो राजीव गांधी की आखिरी लोकसभा का समय है। इसमें मोरारजी भाई देसाई हैं, इसमें जयप्रकाश नारायण हैं, इसमें चंद्रशेखर जी हैं जो भिन्न भिन्न पात्र हैं, इसमें अटल जी हैं, इसमें आडवाणी जी हैं, इसमें मुरली मनोहर जोशी हैं। ये सारे इसके पात्र हैं। इन सारे पात्रों के किए हुए कामों को भारत के राजनीतिक इतिहास से हाशिए पर डाल दिया गया। इसमें आपने एक बहुत अहम घटनाक्रम के बारे में बताया है। आप पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के बेहद करीबी रहे और जनता दल के टिकट पर आप फर्रुखाबाद से लोकसभा सांसद भी चुने रहे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके मुताबिक राजीव गांधी और वीपी सिंह के बीच मतभेद की वजह क्या थी? मैं आपको अगर संक्षिप्त में बताऊं तो वीपी सिंह और राजीव गांधी के बीच में मतभेद की वजह कुछ व्यापारियों ने खड़ी की थी जो देश के बड़े बिजनेसमैन थे, जो ये चाहते थे कि वीपी सिंह से उनका वैसा ही रिश्ता हो जैसे उनसे पहले के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी साहब के साथ था। राजीव गांधी किसी को गांठते नहीं थे। उन्होंने कभी वीपी सिंह से किसी बिजनेसमैन की तारीफ नहीं की। जब वीपी सिंह वित्त मंत्री बने, राजीव गांधी जी ने बताया तो मैंने इस किताब में लिखा है, उन्होंने पूछा राजीव गांधी से मेरे टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, मुझे कैसे काम करना है। राजीव गांधी ने साफ कहा कि आपको देश की इकोनॉमी ठीक करनी है और किसी का भी पक्ष नहीं लेना है। वीपी सिंह ने पूरी जिंदगी, यानी पूरा उस समय जब वो वित्त मंत्री थे, वही काम किया। तो जो देश के बड़े व्यापारी थे उनके लिए बड़ी परेशानी हो रही थी। होते होते हाल यहाँ हो गया कि वीपी सिंह को लगा कि एक तरफ तो राजीव गांधी मुझे कहते हैं कि फेयरली काम करो, किसी को सपोर्ट मत करो, और दूसरी तरफ उन लोगों से घिरे रहते हैं जो इसके खिलाफ हैं या जो इसके विपरीत ताकतों को का समर्थन करते हैं। मुझे लगता है कि शायद विरोधाभास उत्पन्न, शायद यहाँ से वो जड़ पैदा हुई जिससे दोनों की दूरी बढ़ती चली गई। वीपी सिंह और राजीव गांधी के बीच में आखिरी बातचीत हुई। वीपी सिंह अपने बेटे के डिग्री मिलने की खुशी में डिनर में जा रहे थे। राजीव जी का फ़ोन आया कि फ़ौरन बुलाया है। ये गए वहाँ। राजीव जी ने कहा कि आज तुम्हारी बड़ी जय जयकार हो रही है, क्या करने का इरादा है? वीपी सिंह ने कहा कि मैं संन्यास लेके इलाहाबाद जाके रह सकता हूँ। आपको भरोसा नहीं हो तो मैं संन्यास लेके हरिद्वार जाके रह सकता हूँ, और अगर आप मुझे काम देना चाहते हैं तो दक्षिण में कांग्रेस शून्य हो चुकी है, आप मुझे दक्षिण का काम कांग्रेस का दे दीजिए। राजीव गांधी ने सुना और राजीव गांधी ने टेबल पे हाथ मार के कहा कि 3 महीने के भीतर तुम वैसे ही लौट आओगे जैसे प्रणब लौट आए, प्रणब मुखर्जी। तब वीपी सिंह ने कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं 3 महीने में लौट आऊँगा और 3 महीने सस्टेन कर जाऊंगा तो फिर मैं रुकूंगा नहीं। या तो मैं 3 महीने सस्टेन नहीं कर पाऊंगा, पर जैसा आप कह रहे हैं अगर मैं 3 महीने सस्टेन कर गया तो फिर आप मुझे पकड़ नहीं पाए। और फिर शायद हुआ। लेकिन वो ये इतनी दुखद घटना है, इतनी दुखद घटना है। काश राजीव गांधी वीपी सिंह का ये प्रस्ताव मान लेते तो आज हमारे बीच में हो। इसके साथ ही आपने इस किताब में लिखा भी है कि उस वक्त राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने वीपी सिंह को 3 बार प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया था। इसके पीछे का राजनीतिक घटनाक्रम क्या था? कि एक घटना ये हुई थी कि जब गैलेंट्री अवार्ड्स रक्षा मंत्री को जाना होता है राष्ट्रपति भवन में,
सेना के अधिकारियों को मेडल देने के लिए, वो ख़त्म हुआ तो राष्ट्रपति जी ने रोक लिया रक्षा मंत्री को और एक लॉन में पेड़ के नीचे 2 कुर्सियाँ मंगवाईं और कहा कि राजीव गांधी की इमेज बहुत ख़राब हो गई है, देश की हालत ख़राब है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है और मैं चाहता हूँ आपको मैं प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दूँ। वीपी सिंह इस पर चौंक गए और उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ के बिना 1 सेकंड लिए हुए ज्ञानी जी से कहा, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं इतिहास में अपना नाम उन लोगों में नहीं लिखाना चाहता जो किसी की मदद से या किसी का रास्ता काट करके प्रधानमंत्री बने। मेरे मन में कोई प्रधानमंत्री बनने की लालसा है नहीं। दूसरी बार उन्होंने अरुण नेहरू के ज़रिए प्रस्ताव भेजा जो भी इस किताब में पूरी घटना का जिक्र है और तीसरा उन्होंने मेरे ज़रिए भेजा। वीपी सिंह की माँ की 13वीं थी। वीपी सिंह ने तीनों बार बिना हिचक 1 सेकंड में कह दिया, नहीं प्रधानमंत्री मुझे नहीं बनना। अच्छा ठीक है, लेकिन इसके बाद का जब आपने बताया कि 3 बार ऑफर था वीपी सिंह को और उन्होंने मना कर दिया, लेकिन फिर वो वक्त भी आया जब वो प्रधानमंत्री बने। जनता दल की बैठक हो रही थी 2 दिसंबर 1989 को। उस बैठक में क्या हुआ था, क्योंकि आपने इसमें बहुत दिलचस्प बात अपनी किताब में जिक्र किया है कि क्या वाकई वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोई चाल चली गई थी? देखिए, आप एक चीज़ समझ लीजिए, उस समय सारा देश वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में था और इतना ही नहीं, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो या लेफ्ट के सीपीएम वगैरह रहे हो, सीपीआई, इन सब ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये कहा था कि हम जीतेंगे तो वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। पर ये चुनाव जीतने के लिए रणनीति थी। चुनाव जीतने के बाद चंद्रशेखर जी ने अपना दावा पेश कर दिया और हुआ कि चुनाव होगा। उस समय बीजू पटनायक जी और हमारे मतलब मित्र ही रहे थे अरुण नेहरू जी, जो कभी राजीव गांधी जी के बहुत सखा थे। इन लोगों ने ये योजना बनाई कि हम चुनाव न होने दें, जिसके लिए उन्होंने कहा कि हम इस तरीके से संसद भवन में प्रस्ताव रखवाएंगे और देवीलाल जी का प्रस्ताव आएगा, देवीलाल जी वीपी सिंह का प्रस्ताव रख देंगे और प्रधानमंत्री नेता चुना जाएगा, जो बहुत गलत तरीका था। चंद्रशेखर जी को न बताया गया, न वीपी सिंह को बताया गया। जो लोग कहते हैं, लेकिन आपने जिक्र किया कि शायद आधी बात बताई गई, देवीलाल जी के प्रस्ताव तक की बात शायद रखी गई थी। नहीं, उनसे खाली ये कहा गया कि देवीलाल जी को हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं। ठीक है, देवीलाल जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। चंद्रशेखर जी तैयार हो गए कि विश्वनाथ नहीं बन रहे हैं, देवीलाल बन रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ तो योजना दूसरी थी कि चंद्रशेखर जी को तैयार करके सेंट्रल हॉल लाना था और देवीलाल जी को दूसरा प्रस्ताव रखना था, जो हुआ। मैं आज ये मानता हूँ, कई लोग मुझसे पूछते हैं आपका क्या मानना है, मैं आपसे आधा मिनट का चुरा के यही समय बताता हूँ कि जिस तरीके से वीपी सिंह कॉन्स्पिरेसी से प्रधानमंत्री बने, उसी कॉन्स्पिरेसी से वीपी सिंह को हटा भी दिया गया। जिस तरीके से वीपी सिंह कांग्रेस से अलग हुए, राजीव गांधी से मतभेद हुआ, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, उन्हें हरा करके वो प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि 2004 में वही वीपी सिंह सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे? उस समय हालत ये थी, लोग ये मान रहे थे कि दोनों के 2004 के चुनाव में कांग्रेस के और बीजेपी के बराबर वोट आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस अकेली तो कुछ कर नहीं सकती थी, पूरा अपोजिशन उनके साथ होता तो बराबरी होती। उस समय सोनिया जी थोड़ी चिंतित थी। अहमद पटेल ने हमारे मित्र डॉक्टर मंजूर आलम से कहा कि किसी तरीके से वीपी सिंह से बात हो सकती है क्या, क्योंकि सोनिया गांधी जी को इस बात का भरोसा था कि विपक्ष को अगर कोई एक आदमी तैयार कर सकता है तो सिर्फ वीपी सिंह तैयार कर सकते हैं। जब मैंने वीपी सिंह जी को बताया कि ये स्थिति है, तो उन्होंने सबसे पहले अटल जी को फ़ोन किया। आज बीजेपी वाले मना कर सकते हैं कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन मैं गवाह हूँ कि किया। मैं अपने इतने साल के पत्रकारिता के कैरियर की शपथ लेके कहता हूँ कि उन्होंने किया। अटल जी से पूछा कि प्रधानमंत्री तो आप बन रहे हैं ना? अटल जी ने कहा कि नहीं विश्वनाथ जी, मैं नहीं बन रहा हूँ, शायद आडवाणी जी को हम लोग बनाएंगे। तो वहाँ से वीपी सिंह ने एक रात सोचा और मुझे कहा कि आडवाणी जी का प्रधानमंत्री बनना इस देश के लिए ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं समझता हूँ। अटल जी होते तो मैं कुछ नहीं कहता, समर्थन मैं न इधर होता न उधर होता, पर चूँकि आडवाणी जी के बनने की बात आ रही है तो मैं चाहता हूँ सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री बने। आप बाकी झुकाव यानी कि उनका अटल जी की तरफ वो अटल जी को देश के लिए खतरनाक नहीं मानते थे,
वो आडवाणी जी को देश के लिए नुकसानदेह मानते थे। वीपी सिंह का सोच। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो सोनिया गांधी के पक्ष में आए? उन्होंने एक रात सोचा, उन्होंने सोचा, उन्होंने मुझे कहा कि सोनिया गांधी का ही प्रधानमंत्री बनना ठीक है देश के लिए, आडवाणी जी का प्रधानमंत्री बनना ठीक नहीं है। फिर उन्होंने खुद अपनी तरफ से सबसे पहले ज्योति बसु साहब से बातचीत की, उसके बाद उन्होंने ए.वी. वर्धन से की, सुरजीत साहब से बात की, और जितने भी इनके छोटे लोग थे, प्रकाश कारात, सीताराम येचुरी वगैरह, इन सबसे उनकी पार्टी के लोगों ने बात की होगी, इन सबको तैयार किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने चंद्रशेखर जी से बात की। चंद्रशेखर जी सबसे टेढ़ी खीर थे और चंद्रशेखर जी नहीं मान रहे थे, लेकिन वीपी सिंह ने अपने को दांव पे रखा, कहा कि भाई साहब कहते थे चंद्रशेखर जी को कि मान जाइए, देश के लिए इस समय सोनिया गांधी ही ठीक है। और चंद्रशेखर जी मान गए। सबको वीपी सिंह ने रोड रूलर कर दिया, सबको सोनिया जी के पक्ष में खड़ा कर दिया, और सोनिया जी प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हो गए। लेकिन वो क्या घटना हुई जिससे वो प्रधानमंत्री नहीं बनी, और नियति ने जैसे राजीव गांधी को मौत की तरफ ढकेला, वैसे नियति ने ही सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए। तो एक आपने वीपी सिंह और वाजपेयी जी के बीच की बातचीत के बारे में भी जिक्र किया है कि 5 ईंटें रखने के बदले भी बीजेपी वीपी सिंह जी को समर्थन देने के लिए तैयार थी। उसका अगर आप जिक्र कर दें। वीपी सिंह जी के साथ पास अटल जी गए और उन्होंने कहा कि आडवाणी जी अगर गिरफ्तार होते हैं तो हम समर्थन वापस ले लेंगे, क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि समस्तीपुर में बिहार सरकार आडवाणी जी को अरेस्ट करेगी। ठीक है। लेकिन उनका फिर भी एक रास्ता है, मैं 5 ईंट लेकर के जाऊंगा उस जगह पर और जाके रख दूंगा, तो सरकार को हम समर्थन देते रह सकते हैं, ये रास्ता है। वीपी सिंह ने अटल जी से कहा कि अटल जी, आप भी कभी प्रधानमंत्री होंगे, ध्यान दीजिएगा, आप भी कभी प्रधानमंत्री होंगे। एक प्रधानमंत्री अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन न करवा पाए तो वो प्रधानमंत्री कैसे रह सकता है। और जब तो यहाँ से उन्होंने कहा, हंसे और कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। लेकिन इसका अगला हिस्सा ये है कि जब अटल जी प्रधानमंत्री हो गए तो मैंने उनको याद दिलाया कि अटल जी ने ये कहा था। वीपी सिंह ने फ़ौरन फ़ोन किया, आधे घंटे के बाद अटल जी का फ़ोन आया। वीपी सिंह ने याद दिलाया, अटल जी मैंने आपसे कहा था कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप आदेश कर दीजिए बनाने का, अब आप प्रधानमंत्री हैं। अब आप प्रधानमंत्री हैं। तो अटल जी उधर जोर से हंसे, वही बात खत्म। लेकिन रिश्ता बता रहा हूं बिल्कुल कि किस तरह के। अच्छा, इसमें आपने चंद्रशेखर जी को लेकर के कई दिलचस्प कहानियों का भी जिक्र किया है, तो क्या ये सच है कि एक बार ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उनसे कश्मीर मांग लिया था? 100% ऐसा हुआ था। चंद्रशेखर जी ने शपथ ली प्रधानमंत्री पद की, और चंद्रशेखर जी यहाँ से सीधे उड़ गए माले, जहाँ राष्ट्रमंडलीय प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन था। वहाँ चंद्रशेखर जी पहुँचे तो भाषण हो रहे थे, जिसमें सबसे पहले भाषण नवाज शरीफ साहब ने दिया। नवाज शरीफ भाषण दे के नीचे उतरे, फिर चंद्रशेखर जी ने भाषण दिया। और जब चंद्रशेखर जी भाषण दे के नीचे उतर रहे तो देखा कि नवाज शरीफ उनकी तरफ आ रहे हैं। नवाज शरीफ भी जिंदा हैं, कोई भी जाके उनसे पूछ सकता है कि सही घटना है कि नहीं। चंद्रशेखर जी भी बिल्कुल गाँव को रिप्रेजेंट करने वाले थे, वो पास गए और कहा कि आप बहुत बदमाशी करते हैं। नवाज शरीफ से चंद्रशेखर जी बोले, उन्होंने कहा तो ठीक है, आप बदमाशी का कारण दूर कर दीजिए। क्या है बदमाशी का कारण? कश्मीर हमको दे दीजिए, बदमाशी खत्म हो जाएगी। चंद्रशेखर जी ने मुश्किल से 10 सेकंड सोचा होगा, जाओ कश्मीर आपको दिया। अब नवाज शरीफ साहब तो ये समझे कि उन्होंने हिस्ट्री को जीत लिया, इतिहास को जीत लिया है, और ये घटना चंद्रशेखर जी ने मुझे खुद सुनाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि आइए बात कर लेते हैं कैसे आगे बढ़ें। जब एक पड़ोस के कमरे में बात करने गए तो चंद्रशेखर ने कहा एक छोटी सी घोषणा आपको करनी पड़ेगी। हाँ, मैं भी कर देता हूँ। नवाज शरीफ ने कहा कि हिंदुस्तान के 15 करोड़ मुसलमानों को भी ले जाना पड़ेगा कश्मीर के साथ। उन्होंने कहा कि ये का मजाक हुआ? का मजाक नहीं हुआ। कश्मीर हमारे लिए ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, हमारे लिए सेकुलरिज्म का या धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। सारी दुनिया में हम ये बताते हैं कि यहाँ पर मुसलमान और हिंदू, अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक, बहुत अपनेपन से रहते हैं। जब आप इसको संख्या के आधार पर लेंगे तो हर गांव में हमारे यहाँ मुसलमान हैं। उनके लिए मांग उठेगी गांव-गांव से कि इनको यहाँ से निकालो। न मेरे पास इतनी आर्मी है न पुलिस है कि मैं उनकी रक्षा कर सकूँ, दंगे हो जाएंगे, इसलिए ले जाइए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये किताब वाकई जितनी रोचकता से आप बता रहे हैं, जितनी एक रिचनेस के साथ तमाम घटनाक्रम को आपने इसमें समेटा है और एक बेहद
वृहद राजनीतिक दौर को इसमें समेटा है। उम्मीद करते हैं कि आपको पाठकों को इसमें और भी ज़्यादा रोचकता मिलेगी और लोगों को और ज़्यादा इसमें दिलचस्पी बढ़ेगी, लोग बढ़ चढ़ करके इसको पढ़ेंगे। लेकिन बहुत चर्चा भी हो रही है, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी किताब के लिए। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।